बहुत समय पहले सूरजपुर नामक एक सुंदर राज्य था। इस राज्य के एक गांव में एक गरीब युवक रघु रहता था। उसकी एक बूढ़ी माँ उसके साथ रहती है। रघु बुद्धिमान और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां थीं। बेटा, आज तो सारा राशन खत्म हो गया। आज तू कहीं से राशन ले आ, तभी आज का खाना बन सकेगा। तुम चिंता मत करो माँ, मेरे मजदूरी के कुछ पैसे बचे हैं। मैं अभी हमारे लिए राशन लेकर आता हूँ। रघु राशन लेने के लिए चला गया, तभी उसने रास्ते में दो लोगों को लड़ते हुए देखा। ये मेरा गधा है। नहीं नहीं, ये मेरा गधा है। यह सब देखकर रघु उन दोनों के पास गया और बोला, अरे भाई, क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हो एक दूसरे से? अरे भाई, यह गधा मेरा है। यह कल चारा चरते चलते जंगल की ओर चला गया था और भटक गया था। जब मैं इसको ढूंढने गया तो यह गधा इस व्यापारी के पास मिला, लेकिन यह कहता है कि यह गधा इसका है, जबकि यह गधा मेरा है। अरे, ये धोबी झूठ बोल रहा है। यह गधा मेरा है। मैंने इसे कल ही बाजार से खरीदा है। इतना सुनकर रघु ने दोनों से बोला, यह किसका गधा है? इसका निर्णय अभी हो जाएगा। इस गधे को बारी बारी से अपने पास बुलाना। यह जिसका गधा होगा उसके पास आ जाएगा, और जिसका नहीं होगा यह उसके पास नहीं जाएगा, और निर्णय हो जाएगा कि यह किसका गधा है। क्या तुम यह शर्त मानने को तैयार हो? ठीक है, मैं सहमत हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। फिर दोनों ने उस गधे को अपने पास बुलाया। सबसे पहले व्यापारी ने गधे को बुलाया। ऐ गधे, तू मेरा है, आजा मेरे पास, आ आ। व्यापारी के बुलाने पर वह गधा उसके पास नहीं गया। फिर धोबी ने उस गधे को बुलाया। वो मेरे प्यारे गधे, आ मेरे पास आ। वह गधा धोबी के पास चला गया। देखो, यह गधा तो धोबी का है, इसलिए यह गधा धोबी के पास चला गया। वह झूठा व्यापारी सिर झुकाकर चला गया और धोबी खुशी खुशी रघु को धन्यवाद देकर अपने गधे लेकर चला गया। यह सब गांव के मुखिया देख रहा था। वाह रघु, मैंने तुम्हारा फैसला देखा। बिल्कुल सही निर्णय किया तुमने। तुम तो मेहनती हो, ईमानदार हो और बुद्धिमान भी हो। तुम्हें तो राजा के राज दरबार में होना चाहिए। यहाँ क्यों दो चार पैसों की मजदूरी कर रहे हो? तुम्हारा स्थान तो राजा धीरेन्द्र के दरबार में है। मुखिया जी, क्या ऐसा संभव है? मैं एक गरीब लड़का हूँ। क्या मुझे राजा अपने राज दरबार में जगह देंगे? क्यों नहीं देंगे? राजा को एक बुद्धिमान, ईमानदार और मेहनती युवक की तलाश है। बस तुम्हें उसे साबित करके दिखाना होगा। वह अवश्य ही तुम्हें अपने राज दरबार में जगह देंगे। ठीक है मुखिया जी, मैं अपनी माँ से बात करूँगा। अगर उसने हाँ कहा तो मैं एक बार प्रयास करूँगा। अभी मैं घर की राशन खरीदने के लिए जा रहा हूँ। रघु राशन लेकर अपने घर पहुंच गया और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुखिया जी कह रहे थे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अगर मैं राजा धीरेन्द्र के पास जाकर कोई नौकरी मांगूं तो वह मुझे अपने राज दरबार में नौकरी दे देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक ही तो कहते हैं मुखिया जी। तुम्हारे बुद्धिमानी के चर्चे इस पूरे गांव में हैं। मैं भी चाहती हूँ कि तुम एक बार राजा के पास जाकर कोई काम मांगो। हो सकता है राजा तुम्हारी बुद्धिमानी देखकर काम दे दे। और वैसे भी यहाँ दो चार पैसों की मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से हमारा जीवन कट रही है। अगर तुम्हें वह नौकरी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप भी ऐसा चाहती हैं माँ, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी बुद्धि और मेहनत का कद्र होगा। मैं राजा धीरेन्द्र के दरबार में अपनी जगह जरूर बनाऊंगा। रघु सुबह होते हैं राजा से मिलने के लिए यात्रा में निकल गया। यात्रा तो बहुत लंबा है। पता नहीं मैं कितने दिनों बाद वहाँ पहुँचूंगा, लेकिन क्या करूँ, अब तो मैंने ठान ही ली है कि मैं राजा से एक बार मिलकर ही रहूंगा। रघु ऐसा सोचकर और आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक झील के पास पहुंच गया, जहां पर उसने एक बूढ़े मछुआरे को बैठा देखा। बाबा, क्या आप यहाँ मछली पकड़ रहे हैं? नहीं बेटा, इस झील में तो मछलियाँ ही नहीं है। अरे, अगर इस झील में मछलियाँ नहीं हैं, तो आप इस तरह जाल लेकर इस झील के आगे क्यों बैठे हैं? दरअसल बात ऐसा है बेटा कि मेरी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है।
एक वैद्य ने कहा है कि इस झील के नीचे काली मोती है। अगर मैं वह मोती ले जाकर अपनी पत्नी के सामने रख दूं, तो उस मोती के चमत्कार से मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा? क्यों नहीं बाबा, मैं उस काली मोती को लाकर आपको दे दूंगा। बेटा, पर एक बात ध्यान रखना, उस काली मोती की रक्षा एक खतरनाक मगरमच्छ करता है। उसके करीब जो भी जाता है, वह मगरमच्छ उसे मार डालता है। देखिए बाबा, मैंने आपको वादा किया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस काली मोती को लाकर ही रहूंगा। उस मगरमच्छ को मैं देख लूंगा। रघु ने बिना झिझके झील में छलांग लगा दी। वह एक अंधेरी गहराई में पहुंचा, जहां उसे चमकते हुए काले मोती का एक ढेर मिला। तभी एक विशाल मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मुझे ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से इसे हराना होगा। रघु ने अपनी तलवार से उस मगरमच्छ पर हमला कर दिया और वह मगरमच्छ वहीं पर मर गया और रघु वहां से एक काली मोती लेकर निकल आया। ये लो बाबा, मैंने उस मगरमच्छ को मार डाला और यह काली मोती, यह लो। रघु ने वह काला मोती उस बूढ़े मछुआरे के हाथ में दे दिया, लेकिन जैसे ही वह काला मोती उस बूढ़े मछुआरे के हाथ में लगा, वह अचानक से रोशनी होते हुए वह एक युवक में बदल गया और साथ में एक युवती भी उसके साथ थी। अरे अरे, यह क्या? अभी तो आप एक बूढ़े मछुआरे थे, फिर आप एक युवक कैसे बन गए? और आपके पास ये युवती कौन है? और तुम दोनों आखिर हो कौन? अरे रघु, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैं नागलोक का राजा हूँ और यह मेरी पत्नी है। दरअसल हम लोग एक श्राप के कारण ऐसे हो गए थे। आज तुम्हारे कारण हम अपने श्राप से मुक्त हो गए। आप लोग मेरे कारण श्राप से मुक्त हो गए? वह कैसे? एक बार जब हम लोग यहाँ के भ्रमण के लिए आए थे, तो हमारे सामने एक साधु बाबा इसी स्थान पर ध्यान कर रहे थे। हम दोनों ने उस साधु बाबा का बहुत मजाक उड़ाया। यह देखो, इंसान अभी भी कितने तकलीफों में जीते हैं। इस बेचारे को देखो, इस पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठा है। पता नहीं यह कब से इस जगह पर बैठा है। आखिर ध्यान से मिलता ही क्या है? सुनिए जी, मैं तो कहता हूँ इसे ध्यान से उठा दो और जितना धन चाहिए इसे दे देते हैं। हाँ महारानी, मैं इसे इसके ध्यान से अभी उठाता हूँ। मैंने अपने जादू से एक काली मोती निकालकर उस साधु के ऊपर फेंक दिया। उस साधु का ध्यान टूट गया और वह क्रोधित होकर मुझसे बोला, अरे मूर्ख, यह तुमने क्या किया? मैं कितने वर्षों से इस जगह पर तप कर रहा था और तूने उस तप में बाधा डाल दिया। अरे, तुम जैसे मनुष्य का जीवन भी कितना कठिन होता है। देखो, इस सुनसान जंगल में तुम अकेले बैठे हो। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम्हें ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तुमसे अच्छा जीवन तो वह नदी तालाबों में रहने वाले मगरमच्छ जी रहे हैं। कम से कम वह इस तरह एक जगह बैठे तो नहीं है। इतना सुनकर उस साधु बाबा को और गुस्सा आ गया और वह क्रोध में हम दोनों को श्राप देते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुमने न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे ध्यान का भी मजाक उड़ाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे तुम मनुष्य को बेकार समझते हो, इसी तरह तुम एक बूढ़े मछुआरे के रूप में बन जाओगे और तुम नागरानी, तुम एक मगरमच्छ बन जाओगी। यह मेरा श्राप है। महाराज, महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, ऐसा श्राप हमें मत दीजिए। हमने भूल बस आपको यह सब कह दिया। हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए। मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता। यह तुम लोगों की मूर्खता के कारण हुआ है। नहीं नहीं महाराज, हमें क्षमा कीजिए। हम अपनी गलती से शर्मिंदा हैं। कोई उपाय बताइए जिससे इस श्राप से हम मुक्त हो पाए। हम दोनों ने बार बार उनसे विनती की। हमारी विनती सुनकर वह साधु बाबा हमसे कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें श्राप से निकलने का एक मार्ग बताता हूँ। जब कोई एक ईमानदार युवक जिसके मन में कोई भी कपट न हो, जो हर किसी की मदद करने में आगे हो, वह युवक अगर इस झील के अंदर जाकर नागरानी के मगरमच्छ रूप को मार देगा और वहां से काली मोती निकालकर जब तुम बूढ़े आदमी के रूप में होगे, तब तुम्हें वह काली मोती देगा तो तुम अपने असली स्वरूप में आ जाओगे।
इतना बोलकर वह साधु बाबा वहां से चला गया और मैं और मेरी पत्नी श्राप के कारण बूढ़े मछुआरे और मगरमच्छ में परिवर्तित हो गए। और जब तुमने इस झील के अंदर के मगरमच्छ को मारकर मुझे वह मोती दिया, तब हम दोनों श्राप से मुक्त हो गए। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ रघु कि तुमने हमें श्राप से मुक्त किया। यहाँ तो मैंने इंसानियत के नाते ऐसा किया नागराज, इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वह भी ऐसा ही करता। मैं जानता हूँ रघु, जो तुमने किया है वह तुम्हारे लिए बहुत आसान लग रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा और कोई नहीं कर सकता था, सिर्फ तुमने किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो एक काली मोती, यह तुम्हारी भविष्य में बहुत सहायता करेगी। देखिए महाराज, मैं अपनी मदद करने के बदले आपसे कुछ ले लूं तो यह कैसी मदद होगी? मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं इस पत्थर को नहीं रख सकता। अच्छा ठीक है रघु, तो क्या तुम मुझसे मित्रता भी नहीं करोगे? यह आप कैसी बात कर रहे हैं नागराज? मैं आपसे मित्रता करने को तैयार हूँ। आज से हम दोनों मित्र हुए। तो एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हें एक भेंट दे रहा हूँ। हमारी मित्रता का सौगंध है। यह काला मोती तुम्हें रखना ही होगा। तुम्हें जब भी जरूरत होगी यह चमत्कारी मोती तुम्हारी मदद करेगा। यह लो, रख लो। ने वह चमत्कारी काली मोती अपने पास रख लिया और वह दोनों नागराज और नागरानी वहां से गायब हो गए और रघु अपने रास्ते पर निकल गया और वह राजमहल में राजा के सामने पहुंच गया। महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप एक भले राजा हैं। आपके कारण इस राज्य में इतनी सुख शांति है। मैं आपके मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने आया हूँ महाराज। मेरे गांव वाले कहते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मुझे आपके दरबार में होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी जगह बनाने के लिए आपसे मिलने आया हूँ महाराज। पर मैं कैसे मान लूं कि तुम एक बुद्धिमान हो? इस राज्य में तुम्हारे जैसे कई युवक हैं। तुम मुझे कारण बताओ कि मैं तुम्हें अपने मंत्रिमंडल में क्यों शामिल करूंगा। महाराज, आप मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो आप मुझे बेशक अपनी मंत्रिमंडल में जगह न दीजिएगा। ठीक है रघु, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उन सभी के ठीक ठीक जवाब दे दिए, तब मैं देखूंगा कि तुम मेरे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लायक हो या फिर नहीं। ठीक है महाराज, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए, मैं तैयार हूँ। राजा धीरेन्द्र ने रघु से अपना पहला सवाल पूछा। यह मेरा पहला सवाल, वह क्या है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे इसे तुमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? मेरा नाम महाराज, मेरा नाम एक ऐसा चीज है जो मेरे पास होने के बावजूद भी दूसरे उसका उपयोग मुझसे ज्यादा करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। वह कौन सी चीज है जो जितनी निकाली जाए उतनी बढ़ती है? ज्ञान महाराज, ज्ञान ही ऐसी चीज है जिसको जितना एक दूसरे के साथ साझा किया जाए वह उतना बढ़ता है। इसलिए ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए। वाह रघु, बिल्कुल सही जवाब। यह मेरा तीसरा और अंतिम सवाल है। तो बताओ, वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना पैरों के चलता है? महाराज, हमारे विचार के न तो पंख होते हैं और न ही पैर होते हैं, लेकिन वह स्वतंत्र होता है। हम कुछ भी सोच सकते हैं और हम कुछ भी विचार कर सकते हैं। वाह रघु, तुमने तो मेरे तीनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे दिए। राजा धीरेन्द्र ने इतना कहा ही था कि एक सैनिक आकर राजा से बोल। महाराज, गजब हो गया। आप चलिए मेरे साथ, जल्दी चलिए। क्या हुआ सैनिक, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या बात है? महाराज, राजकुमारी को एक सांप ने काट लिया है। अब जल्दी चलिए महाराज, वरना राजकुमारी को कुछ भी हो सकता है। क्या राजकुमारी को एक सांप ने काट लिया है? कैसे? महाराज धीरेन्द्र सैनिक के साथ चला गया। उसके पीछे रघु भी वहां पर चला गया। तब उसने देखा कि राजकुमारी श्यामलता सांप के काटने से वहीं पर गिरी हुई है। हे भगवान, मेरी पुत्री को क्या हो गया? सैनिकों, जाओ जल्दी से राजवैद्य को बुला कर लाओ। महाराज, आप चिंता न करें, मेरे पास इसका एक उपचार है। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए।
तुम क्या कर लोगे? महाराज आप एक बार मुझे देखने तो दीजिए। ठीक है, जाओ देखो। रघु राजकुमारी श्यामलता के पास जाकर वह जादुई काली मोती निकालकर राजकुमारी के सर में रख देता है। जैसे ही वह मोती राजकुमारी के पास रख देता है, मोती को रखते ही वहां एक रंग बिरंगी किरणों के साथ वह काली मोती चमकने लगती है और राजकुमारी श्यामलता ठीक हो जाती है। रघु, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जो तुमने किया है, मैं उसका ऋण कभी नहीं चुका सकता। फिर भी बताओ, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जो किया वहाँ इसलिए किया क्योंकि मेरे पास इसका उपचार था। इसके लिए मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। ज्यादा सोचो मत। जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। महाराज मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने ज्ञान और निष्ठा से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति की मेरे दरबार में आवश्यकता है। तुम आज से मेरे मुख्य सलाहकार बनोगे। राजा ने रघु को अपना मुख्य सलाहकार बना दिया